Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Bahria Model School PNAD Maripur Secondary Wing session 2020 to 21. I am your chemistry teacher Ms. Shazia Amin, going to conduct your first lecture. So today we are going to start chapter number 3, atomic structure. The topics we are going to study in this chapter are Rutherford's experiment and its defects, Bohr's atomic model. You studied this chapter in your class 8, but we have to revise some previous topics to understand Rutherford's experiment and its defects, to define spectrum, and Bohr's atomic model. So these are our learning objectives. So the history of atom start with the scientist Democritus. Okay, we are going to study the atomic structure, atomic history. So the history of atom start with the name of Democritus. Democritus was a Greek philosopher who first suggested the existence of atom. ठीक है, उसने क्या कहा कि तमाम मैटर जो हैं वो स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और उस पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया? एटमस का नाम दिया. ठीक है, एटमस भी एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स नॉट टू बी कट और इनडिविजिबल. ठीक है, एटमस का क्या मतलब है कि ऐसा ज़रा जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको मज़ीद कट नहीं किया जा सकता. ठीक है, सो डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम की एग्जिस्टेंस को सजेस्ट किया था. डेमोक्रिटस के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने एटम पर काम किया, बट जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट हु प्रेजेंटेड द नेचर ऑफ मैटर और एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मॉडल. ठीक है, लेकिन क्या मतलब डेमोक्रिटस ने भी मैटर की नेचर, केमिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया. उसने जस्ट ये बताया कि मैटर जो है वो छोटे से छोटे ज़रे से मिलके बना हुआ है जो एटम कहला रहा है. सो John Dalton was a scientist who explained the chemical nature of a matter and proved the existence of atom as well. Okay, so you studied the main points or main postulates of John Dalton. So what was his first postulate? That all elements are made up of small, indivisible and indestructible particles called atoms. इस तमाम एलिमेंट्स छोटे, इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जो क्या कहलाते हैं? एटम्स. इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब कि जिनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी एटम से मज़ीद कोई छोटा ज़रा मौजूद नहीं है, इसको मज़ीद छोटे ज़रे में नहीं तोड़ा जा सकता. ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट्स क्या था जॉन डाल्टन का? दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. कि इसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम होते हैं हर लिहाज से. दे हैव सेम साइज़, सेम शेप एंड सेम मास. आप एग्जांपल में भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक गोल्ड का एलिमेंट है, वो सारे गोल्ड के ही एटम से मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे? ये सारे एटम्स, इनका साइज़, इनका मास, इनकी शेप सब सेम होंगी. ठीक है, बट the atoms of one element differ from the atoms of other elements. लेकिन एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल एक आयरन का एलिमेंट है जो सारे आयरन के ही एटम से मिलके बना हुआ है. ये आपस में तो सेम है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ गोल्ड एलिमेंट. ठीक है, यानी आपस में तो एटम सब सेम है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है. सिमिलरली गोल्ड का, कॉपर का एलिमेंट कॉपर के ही एटम से मिलके बना हुआ है जो आपस में सेम है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ आयरन और एटम्स ऑफ गोल्ड. नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था उसका? दैट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट आर कंबाइंड इन अ सिंपल होल नंबर रेशो. ये कंपाउंड्स कब बनते हैं? कि जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं. ठीक है, इसके अलावा उसने क्या बताया? दैट अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ अ एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच न्यू प्रोडक्ट्स आर और न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. ये केमिकल रिएक्शन क्या है? सिर्फ जस्ट ये एटम्स की रीअरेंजमेंट है
ना ही एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है दैट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म वाटर. So these are the main postulates of Dalton atomic theory. But as the time passed and many experimental facts led to the modification and extension of Dalton atomic theory. ठीक है, वक्त के साथ साथ जब साइंटिस्ट ने जो है वो स्टडी किया तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक्सटेंड किया, ठीक है। और जो न्यू थ्योरीज़ हैं, न्यू मॉडल एटॉमिक थ्योरीज़ हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज, वो क्या बताती हैं दैट एटम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। यानी एक एटम जो है यानी मज़ीद स्मॉलर पार्टिकल्स पर कंसिस्ट होता है दैट आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल्स पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं उसके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल्स पार्टिकल्स. कौन कौन से हैं पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम इज़ इनडिविजिबल. बट जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो डाल्टन का जो ये पोस्टुलेट था वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि एटम से भी मज़ीद सब एटॉमिक छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं जिससे एटम मिलके बना हुआ है. Electrons, protons and neutrons. Protons carry positive charge, electrons carry negative charge, while neutrons carry no charge. Okay? और आप देख सकते हैं पोजीशंस क्या हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द मौजूद जो ऑर्बिट्स हैं उसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो ये एटम का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ, हम यही स्टडी कर रहे हैं. डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से साइंटिस्ट ने और किस तरह से डिस्कवर किए, क्या इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, वो भी हम गो थ्रू करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड हुए जो जे थॉमसन ने किए. प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, वाइल न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक. इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया. सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन, ठीक है. जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ठीक है. उसने जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब. एक ग्लास की ट्यूब ली, फिटेड विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स. 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स उसमें फ़िट की एंड कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी. और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उसने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है. वी नो डैट देर आर 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल. सो द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज कैथोड एंड द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कॉल्ड एज एनोड, ठीक है. जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होती है वो इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाती है, जबकि जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है वो एनोड कहलाती है, ठीक है. द ट्यूब आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम पम्प विच इज़ यूज टू कंट्रोल द वेपर प्रेशर इनसाइड द और एयर प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब, ठीक है. तो उसने कितना रखा एयर प्रेशर, बहुत लो. उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो बहुत लो एयर प्रेशर पे परफॉर्म किया, ठीक है. तो क्या हुआ, जब ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट ही ऑब्जर्व दैट द स्ट्रीक्स ऑफ ब्लूइश और ग्रीन लाइट पासिस फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है. कि कैथोड से जो है वो कुछ रेस ब्लूइश और ग्रीन कलर की वो सीधी स्ट्रेट जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव किया एंड ग्लो द क्रिएटेड अ ग्लो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्यूब. और एनोड के पीछे वॉल पे जाके क्या करी थी, जब जैसी वो स्ट्राइक करी थी तो ग्लो क्रिएट हो रहा था, ठीक है. सो बिकॉज दीज रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो ही गिव देम द नेम कैथोड रेस. उसने इनको क्या नाम दिया, कैथोड रेस का. और चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही थी सो दे कैरी नेगेटिव चार्जेस. सो इन नेगेटिव चार्जेस को थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है. सो एक्चुअली कैथोड रेस को नाम दिया
किसका, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया बाय जे थॉमसन। अदरवाइज कैथोड रेज सबसे पहले क्रुक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाई की थी, डिस्कवर की थी। इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैथोड रेज सबसे पहले डिस्कवर हुई। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने रिपीट किया और उन कैथोड रेज को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का, बिकॉज दीज रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, सो दीज रेज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने अपनी बुक में पढ़ी हैं, दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उनका शेडो कास्ट कर देती हैं, विच मीन्स दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। इसके अलावा अगर इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये किसकी तरफ मूव कर जाती हैं, पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, पॉजिटिव फील्ड की तरफ मुड़ जाती हैं, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स बाय गोल्डस्टीन। जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव चार्ज, कि एक एटम तो न्यूट्रल होता है, तो डैट्स मीन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी उतने ही मौजूद होंगे, जिसकी वजह से एक एटम बिल्कुल न्यूट्रल है। सो गोल्डस्टीन ने सेम वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बट उसने क्या किया कि कैथोड की जो इलेक्ट्रोड थी, मेटल इलेक्ट्रोड थी, उसको परफोरेट कर दिया, उसमें छोटे छोटे सुराख कर दिए, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट दैट सम रेज आल्सो originated from the positive terminal of the battery and move towards the negative terminal of the battery and strike on the wall opposite to the electrode and created a glow, ठीक है। और जैसे ही वो अपोजिट वॉल पे टकरा रही थी जाके, तो क्या क्रिएट हो रहा था, ग्लो क्रिएट हो रहा था, ठीक है। सो दीज रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एनोड, सो दीज रेज आर कॉल्ड एज एनोड रेज। ये रेज क्या कहलाई, एनोड रेज कहलाई। और बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, इन पॉजिटिव चार्जेस, इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स का नाम दिया, ठीक है। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जे थॉमसन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने क्या पेश किया, अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें उसने बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं, उनकी पोजीशन एक्चुअली उसने एक्सप्लेन की। उसके इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके डिज़ाइन की वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग एक एटम क्या है, इज़ अ स्फीयर, एक स्फीयर की तरह है, विच इज़ फिल्ड विथ पॉजिटिवली चार्ज फ्लूइड, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो फ्लूइड है, which is resemble to the sticky jam part of a pudding, while the electrons are negatively charged particles suspending in this fluid। जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस फ्लूइड में फैले हुए हैं, सस्पेंड हुए हुए हैं, ठीक है। दिस रिसेंबल द प्लम्स इन द पुडिंग, सो द मॉडल इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। आपने चॉकलेट चिप की कुकीज़ देखी हैं, इससे भी ये बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है, तो इसको कुकी मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। कि इसमें जो आप देख लें पूरा बिस्किट है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस, और जो चॉकलेट चिप्स होती हैं बीच में, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन दिस कुकी, ओके। बट थॉमसन का ये मॉडल किसी भी साइंटिस्ट को कन्विंस नहीं कर सका, इसको बहुत फेमस भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड रदरफोर्ड भी इसके इस आइडिया से, इसके एटॉमिक से बिल्कुल कन्विंस नहीं था। सो ही रिप्रेजेंटेड हिज फेमस मॉडल और हिज फेमस एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपना मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पेश किया, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की पोजीशंस भी बताई और न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सो क्या अपरेटस उसने यूज़ किया, ही टुक अ गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल किसको कहते हैं, एक थिन शीट को कहते हैं फॉयल। सो उसने एक गोल्ड की थिन शीट ली और उसमें से उसने क्या पास किए, अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया, ठीक है, फायर किया अल्फ़ा पार्टिकल्स को। अल्फ़ा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स हैं, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है. You studied the radioactivity, that there are 3 types of radioactive rays: alpha rays, beta rays and gamma rays. Gamma rays carry no charge, alpha rays carry positive charge, while beta rays carry negative charge. So he bombarded alpha particles on a thin gold foil. अब जो रेस हैं वो इनविजिबल होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रेस उसमें से पास हुई हैं? सो ही पुट अ डिडक्टिंग स्क्रीन अराउंड द गोल्ड फॉइल. ठीक है, इस गोल्ड फॉइल के आसपास उसने क्या लगा दी? डिडक्टिंग स्क्रीन लगा दी, ताकि जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेंगी, जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेंगी वहाँ पर क्या क्रिएट होगा? ग्लो क्रिएट होगा. ठीक है. सो व्हाट ही ऑब्जर्व? He observed that most of the alpha particles pass through the foil without any deflection. ठीक है, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने रास्ते से हट जाना, मुड़ जाना. तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल में से पास हो गई. ठीक है. Some of them deflected at large angles and some of them deflected with small angles. कुछ जो हैं वो लार्ज एंगल से और कुछ जो हैं वो स्मॉल एंगल से मुड़ गई. ठीक है, डिफ्लेक्ट कर गई. ठीक है. वाइल वेरी फ्यू ऑफ दैम बाउंस्ड बैक, जबकि बहुत कम जो है वो किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ गई. ठीक है. बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस आल्सो कैरी पॉजिटिव चार्ज. सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस से टकराती थी वो वापस आ जाती थी, जबकि जो इसके करीब से गुज़रती थी वो डिफ्लेक्ट कर जाती थी, अपने रास्ते से हट जाती थी विद स्मॉल और लार्ज एंगल्स. सो व्हाट ही कंक्लूडेड, उसने क्या कंक्लूजन निकाला अपने इस एक्सपेरिमेंट से? डैट मोस्ट और मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा रेज उसमें से गुज़र गई थी, स्ट्रेट चली गई थी. ठीक है. The whole mass of an atom is concentrated in the center of an atom. कि एटम का जो सारा मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, उसके सेंटर पे डिपेंड कर रहा है, जिसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया. ठीक है. ये एक्सप्लेन दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स उन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो रिपेल कर जाती हैं, जैसे ही न्यूक्लियस से टकराती हैं वो वापस चली जाती हैं. ही आल्सो एक्सप्लेन दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उसमें कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं in different circular orbits. Okay. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. उसने क्या कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम के मुकाबले में कम है. ठीक है. So these are the conclusion which we studied. But there are some weaknesses or defects in the Rutherford atomic model which are pointed by his own student. Okay. रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट ने उसमें से कुछ डिफेक्ट्स जो है, मेनली 2 डिफेक्ट्स थे जो उसने पॉइंट आउट किए, और रदरफोर्ड ने फिर उसे कहा कि आप इस पर स्टडी करो और इन डिफेक्ट्स को दूर करो. सो नील बोहर वॉज अ साइंटिस्ट हु वॉज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड who not only pointed out the defects but also explained these defects. ठीक है. उसने उनको एक्सप्लेन भी किया. सो क्या 2 डिफेक्ट्स थे? सबसे पहले हम उनके डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद जो ऑर्बिट्स हैं उसमें रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. सो अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, साइंटिस्ट सेड that if electron are continuously revolving around the nucleus of an atom, so that mean it continuously release the energy. continuously move कर रहा है तो that mean वो continuously उसकी energy emit हो रही है. तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाए और वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाए. ठीक है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता.
ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो कैसा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द टू डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम। The dispersion of white light into its component is called spectrum. वाइट लाइट का अपने कलर्स में, अपने रंगों में बिखर जाना, डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल यू सी द रेनबो आफ्टर द रेन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्ट्रम। रेन में आफ्टर रेन क्या होता है कि सनलाइट जब वाटर के ड्रॉपलेट से पास आउट होती है तो वो अपने कलर्स में डिसोसिएट हो जाती है। सनलाइट इज़ द वाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ ड्रॉप ऑफ रेन, सो इट इज़ डिसोसिएट इनटू इट्स 7 कलर्स। तो हमें वो 7 कलर्स रेनबो का नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो अ रेनबो शोज द कलर्स इन द स्पेक्ट्रम। वी आल्सो यूज द apparatus फॉर द स्पेक्ट्रम। प्रिज्म जो है वो apparatus है जो स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ किया जाता है। जब इस प्रिज्म में से सनलाइट पास होती है या कोई भी वाइट लाइट पास होती है, ठीक है, तो वो अपने 7 कलर्स में डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सो देयर आर 2 स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। 2 तरह के स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। अगर लाइट कंटिन्यूसली किसी प्रिज्म में से पास हो रही है तो हमें कंटिन्यूस 7 कलर्स नज़र आते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली लाइट पास होगी तो कंटिन्यूस 7 कलर्स नज़र आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर लाइट कंटिन्यूसली पास नहीं हो रही बल्कि बिट बाय बिट इन अ डिस्क्रीट यूनिट पास होती है, थोड़ी थोड़ी करके पास होती है, तो फिर हमें जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस नहीं मिलता, ठीक है, बल्कि हमें कलर्स की लाइंस मिलती हैं, ठीक है। सो दैट स्पेक्ट्रम इज़ कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो 2 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। अगर लाइट कंटिन्यूसली पास हो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, अगर थोड़ी थोड़ी करके ये पास हो तो फिर हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। सो नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर ने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे उन डिफेक्ट्स को दूर किया। ही प्रपोज, फर्स्ट डिफेक्ट को उसने कैसे दूर किया, ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स move only in a certain allowed energy levels or shells, and they will not radiate energy when they are continuously revolving in these certain allowed energy levels। मतलब जब हर इलेक्ट्रॉन अपने एक मखसूस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा होता है, और जब ये अपने मखसूस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा होता है उस दौरान ये एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियस में नहीं गिरता, ठीक है। सिर्फ सर्टन अलाउड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करता है और उस दौरान ये एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, यानी कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा, मूव तो कर रहा है लेकिन एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा, और सिर्फ अपने ही मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। सेकंड उसने पॉइंट क्या बताया, दैट एटम्स रेडिएट एनर्जी एज अ लाइट ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। मैंने आपको कहा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, एनर्जी लेवल्स और शेल्स मौजूद हैं। जो शेल न्यूक्लियस के करीब होता है उसको हम कहते हैं N1, सेकंड N2, थर्ड N3 एंड देन N4। तो अगर कोई ऑर्बिट, कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में मौजूद है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E2, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 से यानी हायर एनर्जी लेवल से सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जंप करता है, ठीक है, तभी उसी सूरत में वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी जब तक अपने एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है वो कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं करता। एनर्जी कब रिलीज़ करता है, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, यानी N3 से N2 में जंप करे या N2 से N1 में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। एंड दिस एनर्जी
इज़ इन द डिस्क्रीट क्वांटिटी। ये एनर्जी कैसी होती है, थोड़ी थोड़ी करके ये रिलीज़ करता है, टुकड़ों में डिस्क्रीट यूनिट्स में एनर्जी रिलीज़ होती है। सो दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड एज क्वांटा। ठीक है, ये जो थोड़ा थोड़ी करके एनर्जी रिलीज़ करता है ये क्या कहलाती है, क्वांटा कहलाती है, और फोटोन भी कहलाती है। ठीक है, दिस डिस्क्रीट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। सो हमें स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस नहीं मिलता, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं हो रही, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके डिस्क्रीट यूनिट्स में इमिट हो रही है। इसलिए हमें स्पेक्ट्रम भी कैसा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूस नहीं मिलता। ठीक है, अब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जब उसने जंप किया तो एनर्जी में क्या डिफरेंस आया, कितनी एनर्जी उसने रिलीज़ की, उसको हम फार्मूले से मालूम करते हैं। ठीक है, डेल्टा ई, डेल्टा कहते हैं चेंज को, यानी एनर्जी में कितना चेंज आया। उसने सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जंप किया, सेकंड फ्लोर की एनर्जी E2 माइनस फर्स्ट फ्लोर की एनर्जी क्या है, E1। ठीक है, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे तो उसने जितनी एनर्जी रिलीज़ की वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। सो दिस एनर्जी इज़ इक्वल टू H म्यू। H इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जबकि म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, यानी जो एनर्जी इमिट हो रही है उसकी स्पीड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इसको इतना ही याद करना है। ठीक है, सो डैट इज़ द समरी कि सबसे पहले एटम का जो केमिकल नेचर है, बिहेवियर है, वो किसने बताया, डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया और एक अपना मॉडल पेश किया, प्लम पुडिंग मॉडल, किसने, थॉमसन ने। ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद बोहर ने क्या किया, एनर्जी लेवल्स डिस्कवर किए। उसने कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्टन अलाउड एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, N1, N2, N3, N4। ठीक है, उसके बाद स्क्रीडिंगर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल पेश किया, और ये आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होम टास्क क्या है आपका, कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है, पेज नंबर 42 से 49, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको याद भी करना है विद प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पेज नंबर 55 पे, उसका आंसर आपने लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।